आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले बात तबाही मचाकर गुजर चुके अम्फान की, जिसके निशान चारों तरफ दिख रहे हैं। और अब तस्वीरें देखिए पश्चिम बंगाल और ओडिशा की, जहां सुपर साइक्लोन ने तबाही मचाई, जमकर तबाही मचाई। यहां पर तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। पश्चिम बंगाल में अम्फन का कहर इस कदर बरपा कि 72 जिंदगी खामोश हो गई। सिर्फ कोलकाता में 17 लोगों की मौत हुई है। तस्वीरों में आप अम्फन से तबाही का मंजर देख सकते हैं। एयरपोर्ट में पानी या पानी में एयरपोर्ट, इन तस्वीरों को जो भी आपको दिखाने जा रहे हैं, ये वो तस्वीरें हैं। पहचानने की कोशिश कीजिएगा, आखिर ये क्या है? समंदर के किनारे एयरपोर्ट है या एयरपोर्ट में समंदर घुस आया है? ये जो तस्वीर है कोलकाता एयरपोर्ट की है और सुभाष चंद्र बोस टर्मिनल, और इसका ये हाल किया है अम्फन तूफान ने। यहां तबाही मचाई है तूफान ने, और हालात ये हो गए हैं कि चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे हवाई जहाज पानी में तैर रहे हैं। टर्मिनल में तबाही का मंजर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो अम्फन तूफान की वजह से पश्चिम बंगाल और ओडिशा में तबाही हुई है और पश्चिम बंगाल में इसकी वजह से 72 लोगों की मौत हो गई। तूफान की वजह से 5000 से ज्यादा घर टूटे। कल दोपहर 3 बजे चक्रवाती तूफान अम्फन की लैंडिंग दीघा घाट के पास हुई। तूफान की रफ्तार 155 से 165 किलोमीटर प्रति घंटे थी और इस चक्रवाती तूफान की वजह से ओडिशा में भी 3 लोगों की मौत हो गई। भद्रक, केंद्रपारा और संबलपुर में एक एक शख्स की मौत हुई है। बांग्लादेश में भी तूफान ने तबाही मचाई। पश्चिम बंगाल में जहां अम्फन ने भारी तबाही मचाई, वहीं ओडिशा में जैसी आशंका थी उसके मुताबिक कम क्षति हुई। पारादीप इलाके का जायजा लिया हमारे सहयोगी नवेश मोहंती ने। चक्रवाती तूफान अम्फन तो उड़ीसा तट को छोड़ के आगे निकल गया, मगर यहाँ छोड़ गया है, बहुत दर्द छोड़ गया है, क्योंकि लोगों के घर यहाँ पे टूटे हुए हैं। हम अभी पारादीप में हैं। पारादीप में सिर्फ एक ही घर का ये हाल नहीं है, जो झुग्गी बस्ती सब हैं जो कि सागर किनारे थी, उनके सब हालात ऐसे हैं। ये बस्ती में आगे बहुत से ऐसे घर हैं जो कि बिखरे पड़े हैं। किस किस घर का दीवार टूटा पड़ा है और लोग अभी ये चक्रवाती तूफान जाने के बाद लोग जो सब आश्रय लिया था साइक्लोन शेल्टर में, सब अपने अपने घर को लौट रहे हैं और घर को फिर से बनाने की कोशिश इनकी जारी है। तो यहाँ बहुत ही मुश्किल से घर बनाने के लिए सामान अभी इनको मिल पा रहा है, क्योंकि जो भी था इनका सब इस साइक्लोन में चला गया। फिर भी किसी का जान नहीं गया। सबसे बड़ी बात यह है, सबसे राहत की बात यह है, क्योंकि उड़ीसा सरकार ने जबरदस्त प्रयास किया था किसी की जान जैसे ना जाए। फिर भी अभी जो सोर्सेस हैं या फिर अलग अलग जिलों से जो खबरें आ रही हैं, 6 लोगों की मौत की बात की जा रही है, मगर इस बात की अभी तक भी पुष्टि राज्य सरकार की तरफ से नहीं हुई है। तो राज्य सरकार अभी इंक्वायरी कर रही है, क्योंकि जो यहाँ के राज्य प्रशासन है वो सब जिले के डीएम जो हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, उनको ये बताया गया है उनके तरफ से कि 48 आवर्स में या फिर 2 दिन में इनका जो रिपोर्ट है अपने अपने जिलों का, ये सब राज्य सरकार के पास दाखिल करेंगे या फिर उनके पास सबमिट करेंगे। फिर उसके बाद राज्य सरकार इसका आकलन करेगी, क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, कहाँ कहाँ हुआ, ये सब बात का इंक्वायरी फिर से होगा। फिर से एक बैठक भी वहाँ भुवनेश्वर में होगी, तो उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितना नुकसान हुआ है। मगर उड़ीसा में जैसी आशंका पहले जताई जा रही थी उस तरह का नुकसान नहीं हुआ है। फिर भी बहुत से लोग हैं जो कि बेघर हुए हैं और उनको अभी सरकारी मदद की बहुत ही जरूरत है। पारादीप से कैमरा पर्सन दिव्येंदु मिश्रा के साथ नवेश मोहंती, न्यूज 18। और इस तबाही के बीच नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 25 मई से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस वार्ता कर इस गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी। चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या करना होगा आपको घर से एयरपोर्ट जाने से पहले। तो एयरपोर्ट काउंटर्स पर चेक इन की सुविधा आपको नहीं मिलेगी। वेब चेक इन करना होगा अनिवार्य।
और वेब चेक इन के वक्त बैगेज टैग भी डाउनलोड करना होगा। बैगेज टैग को बैग पर चिपका लीजिए। फ्लाइट की उड़ान से 2 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना होगा। एयरपोर्ट के भीतर तो फ्लाइट की उड़ान से 2 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करनी होगी। घर से निकलने से पहले ये सारी चीजें आप दिमाग में रखें। एयरपोर्ट के भीतर फ्लाइट से 4 घंटे पहले प्रवेश आपको नहीं मिल सकेगा। इसके अलावा एक हैंडबैग और एक चेक इन बैग से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपके पास। कंटेनमेंट जोन वाले यात्री टिकट कृपया बुक ना करें। कंटेनमेंट जोन वाले यात्री पहचान छिपाते हैं तो फिर कार्रवाई हो जाएगी। एयरपोर्ट परिसर में गाड़ी से उतरने के बाद मास्क पहनना जरूरी है। तो एयरपोर्ट पहुंचने पर क्या करना है इसे भी जानिए। एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। कोविड-19 से मुक्त होने का शपथ पत्र भी आपको अनिवार्य होगा देना। आरोग्य सेतु ऐप पर रेड स्टेटस आने पर यात्रा की अनुमति नहीं होगी और 14 साल से कम उम्र के बच्चे को नहीं देना है शपथ पत्र। बोर्डिंग के लिए क्या क्या निर्देश हैं जानिए। फ्लाइट में एंट्री से पहले सेफ्टी किट पैसेंजर ले लें। बोर्डिंग गेट के पास आपको सेफ्टी किट उपलब्ध हो जाएगी। सेफ्टी किट में 3 लेयर मास्क होगा, फेस शील्ड होगी और सैनिटाइजर होगा। फ्लाइट के भीतर कैसी व्यवस्था है यह भी जानिए। कम से कम शौचालय का प्रयोग करना यह अहम है। शौचालय के बाहर लाइन नहीं लगाना है। खाने के सामान नहीं मिलेंगे, पानी की बोतलें मिलेंगी। यात्री फ्लाइट के अंदर कुछ खा नहीं सकते हैं। फ्लाइट में कोई चीज बेची नहीं जाएगी। यात्रियों को पूरी जानकारी मुहैया कराई जाएगी। और एयरलाइंस के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं और एयरलाइंस कंपनी को इन निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। मसलन यात्रियों को पूरी जानकारी मुहैया कराना, एयरलाइंस स्टाफ को पूरी तरह से ट्रेन कीजिए। उड़ान के बाद विमान का सैनिटाइजेशन बेहद जरूरी है। यात्रियों को वेब चेक इन के लिए जागरूक करना होगा। इसके अलावा केबिन क्रू मेंबर को पीपीई किट अनिवार्य होगा पहनना। फ्लाइट के शौचालय को हर 1 घंटे के बाद सैनिटाइज करने की भी निर्देश दिए गए हैं। इधर पटना एयरपोर्ट पर 25 मई से शुरू होने वाली घरेलू फ्लाइट्स के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। पूरी फ्लाइट जितनी लॉकडाउन से पहले चलती थी उतनी फ्लाइट अभी शुरू नहीं होगी, तो उस हिसाब से हम पूरी तरह से तैयार हैं। तक ऐसा आदेश नहीं है, बट हमारा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि एयरपोर्ट पे कम से कम लोग आएँ, क्योंकि पटना एयरपोर्ट पे आप देखेंगे सबसे चैलेंजिंग एयरपोर्ट है, एक माना जाता है। आप देखिए यहाँ बाहर बिल्डिंग के सामने हमारा नया बिल्डिंग बन रहा है और इसी बिल्डिंग को हम लोग बढ़ा भी रहे हैं, तो हमारे पास जगह की बहुत कमी है बाहर। तो हम यही कोशिश करेंगे कि कम से कम गाड़ियाँ आएँ, कम से कम लोग आएँ, सो दैट यहाँ पे बाहर जो पब्लिक एरिया है वहाँ पे हमारे को फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करने में कोई कठिनाई ना महसूस हो। 25 मई से हवाई सेवा बहाल करने का फैसला हुआ है, जिसके बाद लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। माना यह जा रहा है कि पटना से लगभग 10 जोड़ी फ्लाइट्स जो है वो विभिन्न शहरों को जाएंगे। यहां से दिल्ली सहित मुंबई और कहाँ जानी है इसका फैसला जो है वो सरकार करेगी। लेकिन यहाँ पे पटना का जो एयरपोर्ट है वहाँ पे तैयारियां जो हैं वो तेजी से शुरू हो गई हैं। आपको दिखा दूं कि यहाँ पे जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकें, उसके लिए गोल गोल जो घेरे हैं वो बनाए जा रहे हैं। लगभग 4-4 फीट की दूरी पर जो है ये घेरे बनाए जा रहे हैं ताकि जो लोग यहाँ पे पहुंचे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सके। यहाँ पे जो सीआईएसएफ के जो जवान हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, या फिर जो भी यात्री पहुंचेंगे उन्हें मास्क और ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा। ये बिल्कुल तय कर दिया गया है। यहाँ पे जो लोग आएंगे सबसे पहले एयरपोर्ट को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। यहाँ से जो ट्रॉलियाँ हैं जो लेकर के लोग बैग लेकर के जाते हैं उन्हें सैनिटाइज किया गया। एक तस्वीर और आपको दिखाते हैं कि जितने भी काउंटर्स हैं, टिकट काउंटर्स है, वहाँ पे अगर आपको पहुँचना है तो उससे पहले ये देखिए घेरे जो हैं वो बनाए गए हैं। कितनी दूरी पर लोगों को रहना है ये भी तय किया गया है। तो ये तैयारियां की गई हैं ताकि
जो भी लोग यहाँ से पहुँच सके, जो लोग आए वो सुरक्षित रहें। यहाँ पे जो भी लोग आएंगे उनके जो बैग्स होंगे उनका भी सैनिटाइजेशन किया जाएगा, उन्हें खुद स्प्रे किया जाएगा लोगों को भी, कि ताकि वो सुरक्षित रह सकें। कुल मिलाकर के तैयारियां जो हैं वो तेजी से चल रही हैं। माना ये जा रहा है कि 25 तारीख से जब फ्लाइट्स खुलेंगी तो लोगों को राहत जरूर देंगी। कैमरा पर्सन मनोज के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। चलिए अब जानते हैं बिहार में कोरोना का अपडेट क्या है। तो 1900 ये नया आंकड़ा है। बिहार में कोरोना मरीजों की जो संख्या है अब 1900 पहुंच गई है। कटिहार में 19 नए मरीज मिले हैं। रोहतास से भी यही आंकड़ा है, कुल 18 मरीज नए हैं। और गोपालगंज में आज 17 मरीज मिले हैं। समस्तीपुर की बात कीजिए, 16 मरीज नए हैं। लखीसराय में भी 9 नए मामले सामने आए हैं। शेखपुरा में आज 8 मरीज सामने आए। शेखपुरा के बाद बेगूसराय, जहां पर आज 7 मरीज मिले हैं। पूर्णिया में भी 5 नए मरीज आने की बात कही गई है। और मुंगेर, जहां आज 3 नए मरीज मिले हैं। झारखंड का अपडेट जानिए। झारखंड में 290 कोरोना केस पहुंच चुका है। 24 घंटे में 42 नए मामले सामने आए हैं। जिलेवार तरीके से देखिए, गढ़वा से 18, पूर्वी सिंहभूम से 9 मामले, वहीं कोडरमा और गिरिडीह से 5-5 मरीज सामने आए। चतरा से खबर है कि पहला कोरोना संक्रमित मरीज यहां मिला है। और राज्य में 130 ऐसे लोग हैं जो कि प्रवासी हैं, वो कोरोना से संक्रमित हैं। झारखंड में कोरोना की वृद्धि दर है 4.41%। यही रांची में 86.7% कोरोना मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। सरकारी स्कूल खुलेंगे लेकिन पढ़ाई नहीं होगी। एसएमएस से मिलेगी कोरोना सैंपल जांच रिपोर्ट। इधर मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में हद हो गई। एक तरफ जहां परेशान होकर लौट रहे प्रवासी मजदूरों की तमाम लोग मदद कर रहे हैं, तो सदर अस्पताल में कोरोना की स्क्रीनिंग कराने पहुंच रहे प्रवासी मजदूरों से नजराना वसूला जा रहा है। एक प्रवासी मजदूर से रजिस्ट्रेशन के लिए 6 रुपए वसूले जा रहे हैं, तो स्क्रीनिंग के लिए 10 रुपए लिए जा रहे हैं। मजदूरों ने इस बात की शिकायत की है अस्पताल उपाधीक्षक से और अपना विरोध भी जताया है। जांच कराने के लिए आए थे, यहाँ पे कागज बनवाने थे। सबसे पहले उन्होंने 10 रुपया लिया है, उसके बाद यहाँ से उस काउंटर वहाँ 6 रुपया लिया है। साइकिल चलाकर 11 आदमी और भूखे प्यासे मर रहे हैं। 10 रुपये ले लिए जैसे टिकट कटाई कागज का, समझे। 11 आदमी है, साइकिल से आए हैं महाराष्ट्र पुणे। 6 रुपया वहाँ लिया। ये कौन तरीका है? सवेरे 5 बजे से लाइन में लगे हुए हैं सर, अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। 4 दिन का सफर करके आए बेंगलोर से, कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे खास सुविधा है का? मजदूरों तो मर रहा है, पैसा वाला आता है सारा लाइन में भी नहीं लगता है, काम हो जाता है। यहाँ पे 10 रुपया लिया है सर, और वहाँ पे 6 रुपया लिया इस पुर्जा का। ऐसी कोई बात नहीं है, आज की बात नहीं है। शुरू से जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं, रजिस्ट्रेशन का फी है 2 रुपया मात्र, चाहे कोई ऐसा समय में। ये 2 जगह पैसा, एक जगह 10 रुपया, एक जगह 6 रुपया। गलत बात है, इसलिए कि हमारे पास कोई कहने भी नहीं आए हैं। आज कह रहे हैं तो हम ये बात को जाने भी। अभी कुछ जांच कराएंगे आप? हाँ, दम कराएंगे। अभी भेजे आदमी को इसलिए ना। हाँ, तो सबको तो अभी सुविधा देनी है सरकार के दम पास। देना क्या है, दम सुविधा देना है। कोरोना बंदी में प्रवासी मजदूरों के जो टीम आ रही है, जत्था आ रही है, उसको स्क्रीनिंग के लिए यहाँ लाया गया है। और देखिए किस प्रकार जो शिकायत अभी मिली है कि तमाम लोगों से रजिस्ट्रेशन का और जो स्क्रीनिंग हो रही है उसका अलग अलग शुल्क लिया गया है। और रजिस्ट्रेशन के लिए 5 से 6 रुपया और स्क्रीनिंग के लिए 10 रुपया लिए जा रहे हैं। तो बिल्कुल ही बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग जिस प्रकार इस कोरोना को और उससे संक्रमित ना हो लोग उसको प्राथमिकता में ले रही है और प्रवासियों को सुविधा देने की कोशिश कर रही है, उस पर ये धब्बा है कि किस प्रकार जो प्रवासी मजदूर हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन के नाम पर और स्क्रीनिंग के नाम पर उनसे शुल्क लिए जा रहे हैं। और इस बात को लेकर प्रवासी मजदूरों में काफ़ी आक्रोश भी है
और इस मामले में यहाँ के जो उपाधीक्षक हैं उनसे श्रमिकों ने शिकायत भी की है। और ये व्यवस्था आप देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में ट्रेनों के जरिए या फिर दूसरे साधनों से प्रवासी अपने घर तक आ रहे हैं, उन्हें क्वारंटीन किया जाना है। लेकिन इन प्रवासी मजदूरों से इस प्रकार का नजराना इस आपात स्थिति में भी वसूला जा रहा है। कैमरामैन संजीव के साथ प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। अब गया के क्वारंटीन सेंटर की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां रह रहे मजदूर प्रवासी मजदूर सेंटर से जब मन तब बाहर निकल जा रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इनकी मजबूरी है। मजदूरों का कहना है कि सेंटर में 240 लोग रह रहे हैं, इनके लिए सिर्फ 2 शौचालय हैं। यही कारण है कि शौच के लिए दीवार फांद कर बाहर जाना इनकी मजबूरी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हाथ में एक बोतल पानी लेकर युवा दीवार फांद रहे हैं। दीवार ऊंची है तो चढ़ने उतरने के लिए पेड़ की एक टहनी का सहारा लिया जा रहा है। यही टहनी सेंटर के बाहर निकलने और अंदर जाने का रास्ता है, और इस सेंटर में रह रहे लोगों के बेधड़क बाहर निकलने से गांव के लोग दहशत में हैं। नहीं है, अच्छा, लैट्रिन करने बाहर जाना पड़ता है, चना मिलता है थोड़ा थोड़ा, टाइम पर खाना नहीं मिलता है, टाइम से खाना नहीं मिलता है, एक ही खाना मिलता है। मेन फैलने का, बीमारी फैलने का डर है। अब 2 आदमी पे 1 बाल्टी दिया है और 2 चापाकल है 200 आदमी पे, कैसे सोशल डिस्टेंस बनेगा? हम लोग को बहुत डर सता रहा है संक्रमण होने का, क्योंकि माने समुचित जांच की व्यवस्था नहीं की गई है लोग की, और किसके अंदर क्या है उससे हम लोग भयक्रांत हैं। बाहर निकलने से कौन किसके पास जा रहा है, नदी में जा रहा है, बाहर निकल के और भी जगह जा रहा है, दुकान चला जाता है। भागलपुर के प्रधान डाकघर में आज बड़ी संख्या में लोग बैंक में खाता खुलवाने के लिए जुट गए। डाकघर में प्रतिदिन 100 लोगों का खाता खुल रहा है। खाता खुलवाने के पहले मात्र 100 लोगों को टोकन दिया जाता है। इस टोकन को लेने के लिए डाकघर में आज बड़ी संख्या में लोग जुट गए। तस्वीरें जरा आप देखिए कि कैसे बैंक में टोकन लेने के लिए लोग धक्का मुक्की कर रहे हैं। जरा भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा। भागलपुर से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी गई और ये डाकघर में भीड़ उमड़ी और इन्हें समझाया गया, लेकिन लोगों को इस बात की तनिक भी चिंता नहीं है। हालांकि गेट पर तैनात जो लोग हैं, जो संबंधित लोग हैं, उन्होंने उन्हें जरूर कहा कि आप डिस्टेंस बनाएं, दूर खड़े हों, लेकिन कोई भी मानने को तैयार नहीं था। और इस उमड़ी भीड़ को, जो कि खाता खुलवाने के लिए यहां आई थी, संभालने में पसीने छूट गए। अब बात कोरोना की एक ऐसी कहानी की जिसने बिछड़ों को सालों बाद मिलाया है। पिता की मौत के बाद छोड़ा घर। आपको ये माँ बाप मर गया था यहाँ, हमने घर छोड़ दिया। 21 साल तक दिल्ली में रहा। 1999 में हमारे पिताजी की मौत हुआ था। उसके बाद चले, हाँ, उसके बाद यहाँ हम गांव चले गए थे। लॉकडाउन में लौटा घर। अब अपने गांव में कटेगी जिंदगी। कोरोना ने अपनों से मिलाया। दुनिया के लिए कोरोना वायरस बड़ी समस्या बनी हुई है। लॉकडाउन ने लोगों की रोजी रोटी छीन ली, लेकिन कईयों के लिए कोरोना वरदान भी साबित हो रहा है। लखीसराय में ऐसा ही एक मामला सामने आया है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। लखीसराय के बढ़िया प्रखंड के रहने वाले ये हैं रामाकांत सिंह। इनके लिए लॉकडाउन वरदान साबित हुआ है। करीब 20 साल बाद ये दिल्ली से पैदल चलकर अपने गांव खुटहाडीहा पहुंचे हैं। रोजी रोटी की तलाश में रामाकांत 1999 में घर छोड़कर दिल्ली चले गए थे। तब से एक बार भी अपने घर नहीं आए थे। आपको ये माँ बाप मर गया था यहाँ, हमने घर छोड़ दिया। 1999 में हमारे पिताजी की मौत हुआ था। उसके बाद चले, हाँ, उसके बाद यहाँ हम गाँव चले गए थे।
रामाकांत की शादी नहीं हुई है। गांव में उसके भाई रामचंद्र सिंह का परिवार रहता है। बिजली मिस्त्री ने रामचंद्र सिंह को बताया कि उसका भाई गंगासराय क्वारंटीन सेंटर पर है। भाई के आने की सूचना मिलते ही रामचंद्र का गला भर गया। क्वारंटीन पूरे होने पर घर लाने की तैयारी करने लगे। अचानक एक बिजली मिस्त्री आया, बताया आपका भाई क्वारंटीन गंगासराय में है। तो हमको सुनकर बहुत खुशी हुआ कि हमारा भाई वापस आ गया। नियति कब किसको अपने बिछड़े हुए से मिला दे, इसका जीता जागता उदाहरण है लखीसराय के रामाकांत सिंह। दुनिया के लिए कोरोना भले ही वायरस हो, लेकिन इनके लिए वरदान नहीं तो वरदान से कम भी नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए लखीसराय से राकेश की रिपोर्ट। इधर पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी गई है और इसी कड़ी में प्रशासन ने क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके 73 प्रवासी दर्जियों को स्किल के मुताबिक मास्क बनाने का जिम्मा दिया है। पूर्णिया में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में डीएम ने क्वारंटीन अवधि पूरा कर चुके 73 प्रवासी दर्जियों को स्किल के अनुसार मास्क बनाने का जिम्मा दिया है। पूर्णिया के श्रीनगर प्रखंड के पंचायत भवन में केरल के एर्नाकुलम से आए दर्जी मास्क बना रहे हैं। केरल में कपड़ा फैक्ट्री में काम करने वाले ये दर्जी फैक्ट्री बंद होने के बाद वापस वतन लौटे और श्रीनगर में 14 दिनों तक क्वारंटीन रहने के बाद अब मास्क बना रहे हैं। 14 डेज क्वारंटीन होने के बाद हम लोग के पास सर जॉब तो था नहीं, फिर वीडियो साहब हमारे जॉब दिए हुए हैं। यहाँ मास्क बनाने का काम लोग शुरू किए हैं, कर रहे हैं। जब घर में रोजगार मिले तो भला कोई बाहर क्यों जाए। प्रशासन द्वारा इस मास्क को बनाने के लिए कपड़ा और मटेरियल इन्हें मुहैया कराया जा रहा है। श्रीनगर के बीडीओ की माने तो फिलहाल पंचायती राज विभाग द्वारा 2500 मास्क का ऑर्डर दिया गया है। आगे भी सरकारी विभागों से लेकर आम आदमी तक सस्ते दरों पर मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। पंचायतों से ही ये ऑर्डर्स है इन लोगों के पास में। शुरुआती दौर में हम लोगों ने 2500 का दिया है और यदि ये उस चीज को मीट कर लेते हैं तो फिर हम और इनको ऑर्डर्स देंगे। पूर्णिया के डीएम की माने तो जिले में अब तक 35,000 प्रवासी मजदूर आए हैं जो क्वारंटीन सेंटरों में रह रहे हैं। क्वारंटीन अवधि पूरा करने के दौरान इन लोगों की स्किल मैपिंग की जा रही है। इसके तहत ही श्रीनगर के 73 मजदूरों को मास्क बनाने का काम दिया गया है। उन्होंने कोशिश की है कि उनके घर में जो उनकी मशीनें हैं उसको लाकर और जो हमारे आरसीटी जो ग्रामीण स्वरोजगार के प्रशिक्षण की जो संस्था है उसके माध्यम से भी मशीनें उपलब्ध कराकर इनके द्वारा जो बनाए गए मास्क हैं वो सरकार के जो अन्य विभाग हैं जैसे पंचायती राज विभाग वो लोग खरीदेंगे और इन्हें इनकम होगी। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18 श्रीनगर पूर्णिया। और इस वक्त की बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई। हड़ताल अवधि में हुई कार्रवाई वापस ली जाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई हड़ताल अवधि में कार्रवाई जो हुई उसे वापस लिया जाएगा। निलंबित शिक्षकों का निलंबन खत्म होगा। इसके अलावा हड़ताल के कारण बर्खास्त शिक्षकों पर भी फैसला आ गया है। अपीलीय प्राधिकार के समक्ष दायर करनी होगी अपील। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 7 राज्यों के राजदूतों और उच्चायुक्तों से परिचय पत्र स्वीकार किया। इन देशों में कोरिया गणराज्य, सेनेगल, त्रिनिदाद और टोबैगो, मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, आइवरी कोस्ट और रवांडा गणराज्य के राजदूत और उच्चायुक्त शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन के इतिहास में यह पहला मौका था जब क्रेडेंशियल्स को डिजिटल माध्यम से प्रस्तुत किया गया। राष्ट्रपति ने इस दौरान कहा कि डिजिटल तकनीक ने दुनिया को कोविड-19 से पैदा हुए हालात से उबरने और अपने कार्यों को एक प्रगतिशील तरीके से पूरा करने में सक्षम बनाया है। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।